आज का यूथ इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि जहां मुझे लग रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो रहे हैं। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। और अब समझे कि आप ये जस्ट फॉर फन यू फॉलोइंग समवन और इज इट यू वांट टू फॉलो समवन दैट्स व्हाई यू फॉलोइंग इट। कैसे निकले इस चक्रव्यूह से बाहर, समझे कैसे इसको पहले तो। सोचना, समझना, थमना सिखा सकते हैं। पहले बच्चों को हम इनकरेज करते हैं सवाल पूछने के लिए। सवाल मत पूछो, डिस्टर्ब मत करो, बात मत करो, अभी जाओ अपना खेल लो, ये लो फोन, इसके साथ खेल लो। वी आर शटिंग देयर माइंड्स एंड एवरी लीडर हैज अ पर्पस। मुझे क्या करना है? मुझे अपनी सोच से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी सोच से सोचने तक का बनाना है। जिस आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ मुझे फॉलोअर्स बनाना है। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? कितने फॉलोअर्स हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल, कितने फॉलोअर्स हैं? आप देखिए ना, इंस्टा पे भी फॉलोअर्स चाहिए, फेसबुक पे भी फॉलोअर्स चाहिए, और भी कुछ सोशल मीडिया आ जाएगा, थ्रेड्स में भी फॉलोअर्स चाहिए, ट्विटर में भी फॉलोअर्स चाहिए। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना ज्यादा मैं सक्सेसफुल। तो हमारा मापदंड ही ये है। तो जब मुझे फॉलोअर बनाने हैं तो फिर मैं फॉलोअर बनाने के पर्पस को अचीव करने के लिए कई सारे साधन करूंगा। तो मेरी साधना क्या रह जाएगी? फॉलोअर बढ़ाने के लिए मेरा मैकेनिज्म। लेकिन बच्चे सोच सके दैट इफ वन लीडर इज स्पीकिंग टू मी, स्पीकिंग विद अस, he or she is giving his peace of mind, it is his opinion. नमस्कार भारत एंड वेलकम टू द ईएसटी शो वंस अगेन। आज हम आपकी बहुत ही फेवरेट गेस्ट के साथ दोबारा यहाँ उपस्थित हुए हैं जाकर के, और आपने इनको मेरे चैनल पे और भी कई चैनल्स पे बहुत बार सुना होगा, जस्ट बिकॉज शी इज सो गुड एट स्पीकिंग। और सिर्फ बात करने की बात नहीं होती है, बात से लगाव होने की और कनेक्ट होने की बात होती है, इसलिए उनको यहाँ पर बुलाना बार बार बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने उनके साथ आपने उनको बहुत सारे सेशंस में, काउंसलिंग सेशंस के लिए सुना होगा, रिलेशनशिप में क्या दिक्कतें होती होंगी उनके लिए सुना होगा, लेकिन आज जो मैं टॉपिक उनके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, स्पेशली क्योंकि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं जाकर के, तो लीडरशिप हमें कहाँ तक इम्पैक्ट करती है। यहाँ तक इम्पैक्ट करती है कि देशों के डिसीजंस बदल जाते हैं। सो टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड सेंसिटिव, आपको ये समझाने के लिए कि आप वाकई में एक सही लीडर के गाइडेंस में हैं, अपने अंदर का लीडर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। There's a huge difference. Having said that, welcome Geetanjali ma'am on the show once again. Thank you, Smriti. Thank you so much for your kind words of appreciation. यकीन मानो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे शो पे आना है, क्योंकि जो बातें यहाँ होती हैं वो दिल से होती हैं, बहुत सारे दिलों में जगह बनाने के लिए होती हैं और दिल से होती हैं। इसीलिए मैं बहुत दिल से तुम्हारे शो में आ जाई। थैंक यू सो मच। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रोशनी की किरण लाखों करोड़ों में से एक को भी मिल जाए तो आपका काम भी सार्थक और मेरा काम भी सार्थक। तो मैम, आज जो ये टॉपिक उठाया है काफी हैवी है, और मैं लीडरशिप को एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की नजर से समझना चाहती हूँ। एक होता है कि आप लीडर खुद से समझते हैं, लेकिन एक लीडर जब इवॉल्व होता है वो एक बहुत बड़ी शक्ति रखता है। मुझे somehow I believe कि कांट बी टॉट लीडरशिप, जैसे हम लीडरशिप पढ़ाई नहीं जा सकती, आप जस्ट होते हो उन स्किल्स के साथ। तो कब आप वो एक लीडरशिप का कौन सा सेगमेंट होता है जिससे आप मासेस के साथ कनेक्ट कर जाते हो और कुछ भी करा सकते हैं? दो बातें हैं तुम्हारे सवाल में, दो सवाल लग रहे हैं कि लीडरशिप सिखाई जा सकती है, कि लीडर होता है या नहीं होता है। डेफिनेटली मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूं कि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज तो हम में होती हैं, और वो क्वालिटीज लेके हम बड़े होते हैं, और धीरे धीरे वक्त, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस हमारी उस लीडरशिप के टैलेंट को रिफाइन करती चली जाती हैं, इवॉल्व करती चली जाती हैं। तो हम एक लीडर से गुड से बेटर लीडर बनने की जर्नी तय करते हैं। और वो लीडर जिसमें एक करिश्मा है, जो दुनिया को अपने पीछे लगा सकता है, वो लीडर तो वही होगा शायद जो दिल से लीडरशिप करता होगा, जो लोगों पे हुकूमत करने के लिए लीडर नहीं बना, जो लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए लीडर बना है, जो लोगों के साथ
एक रिश्ता बनाता है, और रिश्ता बनाने के लिए हमें उनके दर्द को समझना होगा, उनके साथ जुड़ना होता है। वो कौन कैसे जुड़ता है, ये उसकी अपनी काबिलियत, उसकी अपनी क्षमताएं, उसके अपने एक्सपीरियंस और कुछ उसका अपना ज्ञान जो उसे दूसरों कई सारे सोर्सेस से मिलता है, और वो कितना अच्छा लर्नर है। वो कहते हैं ना, एक फ्लूइडिटी है आप में, एक अडेप्टेबिलिटी है, एक विनम्रता है, कि उस एक ह्यूमिलिटी है जिससे कि आप हर किसी से सीखने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को सबसे ऊपर नहीं मानते, आप अपने आप को सबके साथ मानते हो, और साथ चलते चलते आपको जरूरत महसूस होती है कि अब कहीं पर मार्गदर्शन करना है, कहीं पे सबको कुछ बतलाना है, कुछ भटक ना जाएंगे, और मुझे पता है तो मैं फिर साथ साथ चलते चलते चंद कदम आगे बढ़ती हूं कि मुझे देख के ये आगे चल पड़ेंगे। लेकिन वो मुझे देख के चल पड़ेंगे, उसमें उनका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, उनका विश्वास बड़ा जरूरी है, और उनके विश्वास के लिए मेरा आत्मविश्वास बड़ा जरूरी है। बहुत ही सुंदर बात है मैम कि धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आई जो आपने बोला, ऑलवेज अ लर्नर, मतलब हमेशा सीखने की काबिलियत रखने वाले, लोगों से सीखते हुए आगे बढ़ने वाले। तो दो तरह के लीडर्स होते हैं, हमने हिटलर भी देखे हैं और हमने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे लीडर्स भी देखे हैं। तो यहाँ पे कहाँ डिफरेंस आ जाता है? एक लीडर जो एम्पैथी से रूल कर रहा है और एक लीडर जो डोमिनेंस के साथ रूल कर रहा है। लीडर तो दोनों ही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे माइंडसेट पे कब शिफ्ट आया जा करके, और ये एम्पैथी पावर प्ले में कब कन्वर्ट हो जाती है? जब आप हिटलर की बात करती हैं तो वो लीडरशिप अथॉरिटी की है, भय की है। वो जो लीडरशिप होती है ना, जिसमें अथॉरिटी है, डोमिनेंस है, फियर है, ये परमानेंट लीडरशिप नहीं होती, ये टेम्परेरी होती, जब तक डाउन नहीं लगा दूसरे का। जिस दिन दूसरे का डाउन लगेगा वो आउटबीट कर जाएगा। अस्थायी लीडरशिप है, इसलिए वो डरे रहते हैं, इसलिए वो रेस्टफुल नहीं होते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, इसलिए उन्हें उनके मन में इतनी इनसिक्योरिटी होती है अपनी लीडरशिप के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की जब आप बात करते हैं तो मुझे वो ज्यादा मेंटर्स के रूप में नजर आते हैं, और मैं आपकी इसी स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाती हूँ तो महात्मा गांधी जैसी लीडरशिप नजर आती है, नेल्सन मंडेला जैसी लीडरशिप नजर आती है। वो लीडरशिप थी मास के साथ जुड़ने वाली, उनका अपना कोई बेनिफिट नजर नहीं आता था। तभी तो आप देखिए कि धोती अंगोछा पहना हुआ व्यक्ति हमारी करेंसी के, हमारे नोट के ऊपर छप जाता है। कोई भी व्यक्ति सरकार बनाना चाहता है तो उसको उनके स्मृति चिन्ह पे जाके नतमस्तक होना है। ये उस व्यक्ति की लीगेसी है जो वो छोड़ के गया है, पावर है। यस, वो संपूर्ण तरह से सही था, फ्लॉलेस थे, परफेक्ट थे, मैं इस चीज पे नहीं जा रही हूं, लेकिन मास के साथ जुड़ने की क्षमता, अपने निज बेनिफिट से हटके लोगों के हितों की बात करना। अनशन क्यों करना है? क्योंकि उनके साथ ये होना चाहिए, क्योंकि उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं तप रहा हूं, मैं तपने से कुंदन बनूंगा, या मेरे तपने से, मेरी तपस्या से उनकी पीड़ा कम होगी। तो जो इस तरह से सेल्फलेसली अपने रोल को अदा करते हैं, वो लोगों के दिल में एक परमानेंट जगह बनाते हैं, एंड दे आर एबल टू मोबिलाइज क्राउड। एक समय था कि हमने जंतर मंतर पर ये लीडरशिप का एक नमूना देखा था, जब अन्ना हजारे जाके उन्होंने अनशन भी किया था। ये अलग बात है कि उनके साथ जुड़े लोगों के बहुत सारे अलग रिलीजियस आइडियोलॉजीज आ गई, रिलीजियस बेनिफिट्स, उन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट्स अपने लिए सोच लिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट ऑफ ऑल दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन समबडी स्टैंड्स अप selflessly for a cause which is his not or hers not personal cause, हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी यही किया, इसीलिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तब की शक्ति, मतलब मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। जैसे हम राम राज्य की बात आज भी करते हैं, और वो हमें क्यों याद है, वो क्यों हमारे मेमोरीज में कहीं ना कहीं पे दफन है और हमेशा बार बार उभर के आता है, क्योंकि शायद राम की लीडरशिप उस तपस्या और उस लड़ाई से उभरी थी जो लोगों के लिए थी, अपने बेनिफिट के लिए नहीं थी। लेकिन मैम, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आज का सिनेरियो देख रही हूँ, मतलब इट्स द मीडिया वर्ल्ड एंड दैट्स अ फैक्ट। हम उसमें जी रहे हैं, इससे बाहर निकलने का तरीका नहीं है, और ये और आगे बढ़ता जाएगा। इससे आज का यूथ इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि जहां मुझे लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो रहे हैं। लड़ाइयां हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं,
मतलब ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो मेरा इंटेंशन आपके माध्यम से ये है कि आज का यूथ समझ पाए कि आप कहाँ किसी को आपको फॉलो करना है, या कहाँ आप अपने अंदर की सुने और आप समझें कि आप ये जस्ट फॉर फन यू आर फॉलोइंग समवन, और इज इट यू वांट टू फॉलो समवन दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग इट। कैसे निकले इस चक्रव्यूह से बाहर, समझे कैसे इसको पहले तो। इस सवाल का एक सीधा सरल सा जवाब देना तो मेरे लिए भी कठिन लग रहा है, बट जो मेरी समझ मुझसे कह रही है वो यही है कि हम आज की युवा पीढ़ी को सोचना, समझना, थमना सिखा सकते हैं। पहले टू पॉज, रिफ्लेक्ट, critically analyze, discuss, debate, and then decide to follow or not to follow. अब ये इतनी सारी स्टेजेस हैं लर्निंग की। ये लर्निंग तो माँ की कोख में ही शुरू हो जाती है, जब माँ ये तय करती है कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जब वो प्रेग्नेंट है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को अब बदलना है क्योंकि डॉक्टर कह रही है, या क्योंकि मैं एक हेल्दी मदर के रूप में एक हेल्दी बच्चे का पालन पोषण करना चाह रही हूं। we adopt to certain lifestyles, we make certain choices out of force, out of compulsions, reflections, critically analyzing things, ये कुछ भी नहीं होता। And when the baby is born, तो हम बेबी को क्या सिखा रहे हैं? सिखाने से भी बहुत पहले क्या दिखला रहे हैं? बच्चों को हम इनकरेज करते हैं सवाल पूछने के लिए। सवाल मत पूछो, डिस्टर्ब मत करो, बात मत करो, अभी जाओ अपना खेल लो, ये लो फोन, इसके साथ खेल लो। We are shutting their minds. We are not giving them the opportunity जहां पर वो नन्ही सी कली खिलना शुरू करे। जब नन्ही सी कली खिलेगी तो उसको जगह चाहिए, और कितनी खूबसूरती से खिलेगी वो तो डिपेंड करेगा ना कितने हवा, पानी, खाद, सूरज उस कली को मिल रहा है। ये हवा, पानी, खाद, सूरज क्या है? The adults in the lives of the child, the behavior which they are going to role model in the life of the child, the pedagogy जिससे उसको पढ़ाया जाएगा। हम कह तो रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी चाहिए, पेडागोजीज में प्लेफुल लर्निंग आ जाना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्ट्स आ जाने चाहिए। ये कैसे आएंगे? जब हम उसे कहानी भी जब सुना रहे हैं तो वो यूट्यूब का एक वीडियो है, खाना खाते समय हम उसको लगा देते हैं, उसमें कहां स्कोप है सवाल पूछने का? वो बच्चा किससे सवाल पूछे? अगर ये फ्रॉग नीला होता तो? हाँ, सही बात है। अब नीला फ्रॉग किसी ने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन सवाल तो है ना। कोई और नीला देखा है? हम किसको नीलकंठ कहते हैं? वो नीलकंठ को नीलकंठ हम क्यों कहते हैं? ये जो ह्यूमन कनेक्शन है, ह्यूमन इंटरैक्शन है, जिसमें सवाल भी उठेंगे, जवाब भी आएंगे, जवाब खोजे जाएंगे, बच्चे की उत्सुकता, जिज्ञासा को जगाएंगे, ये सारा प्रोसेस तो मिसिंग हो जाता है। और फिर हम कहें कि तुम जो देख रहे हो उसको सोचो। वो जब देखता है तो उसको इंस्टेंट खुशी मिलती है भाई, डोपामिन इफेक्ट आता है। वो डोपामिन इफेक्ट एक प्लेजर का एहसास देता है और हम सुख को भोगना चाहते हैं। बच्चा क्या, हम बड़े भी तो सुख को भोगना चाहते हैं। तो उसको कुछ ना करे, सिर्फ अपनी उंगली को यूं हिला, उसका स्कोर बढ़ता है तो उसको खुशी मिलती है। जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने लोग हिट हो रहे हैं, उसको मजा आ रहा है। आप देखिए क्या रिवर्स प्रोपोर्शन में खुशी मिल रही है। डिस्ट्रक्शन इज कॉजिंग हिम हैप्पीनेस, ही और शी इज नॉट एबल टू थिंक क्रिटिकली अबाउट इट। हम डब्बों में बंद कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो मैम ऐसे लोग मतलब लीडरशिप की पोजीशंस में पहली बार तो पहुंच कैसे जाते हैं? और पहुंच गए तो आई बिलीव दे आर लाइक रेन्स इन द हैंड्स ऑफ डीमंस। मैं तो फिर यही बोलूंगी। तो ये ट्रिगर बेस्ड साइकोलॉजी है क्या? मतलब कि कुछ ऐसा उनके बीच में ट्रिगर करता है कि ऐसे क्या बोल सकते हैं कि वो हॉरेंडस क्राइम्स करने के लिए स्टेप्स उठा लेते हैं, या फिर क्राउड्स को मोटिवेट कर देते हैं कुछ मतलब गलत स्टेप करने के? तो ये इनिशिएट कैसे होता है? स्मृति, जो एक व्यक्ति अपने आप को लीडर कहलाता है, वो लीडर के रोल में आता है, तो उसकी कोई वजह होती है ना। द गुड लीडर और बैड लीडर इसकी कैटेगरी में नहीं जाते, कैटेगराइजेशन में, बट एनी एंड एवरी लीडर हैज अ पर्पस।
मुझे क्या करना है? मुझे अपनी सोच से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी सोच से सोचने तक का बनाना है। जिस आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूं मुझे फॉलोअर्स बनाना है। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? कितने फॉलोअर्स हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल, कितने फॉलोअर्स हैं? आप देखिए ना, इंस्टा पे भी फॉलोअर्स चाहिए, फेसबुक पे भी फॉलोअर्स चाहिए, और भी कुछ सोशल मीडिया आ जाएगा, थ्रेड्स में भी फॉलोअर्स चाहिए, ट्विटर में भी फॉलोअर्स चाहिए। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना ज्यादा मैं सक्सेसफुल। तो हमारा मापदंड ही ये है। तो जब मुझे फॉलोअर बनाने हैं तो फिर मैं फॉलोअर बनाने के पर्पस को अचीव करने के लिए कई सारे साधन करूंगा। बिल्कुल। तो मेरी साधना क्या रह जाएगी? फॉलोअर बढ़ाने के लिए मेरा मैकेनिज्म। और वो उसकी डेस्परेशन में मैं कहीं ना कहीं सही और गलत को भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी तो डोपामिन रश उसी से मिल रहा है कि अच्छा 2 मिनट में मेरे 15 फॉलोअर बढ़ गए, तो मैं और कैसा करूं कि 2 मिनट में मेरे 50 फॉलोअर बढ़ जाए। सो इफ दैट इज द कनेक्ट विच आई हैव इन माई माइंड, जिससे मुझे खुशी मिल रही है, तो फिर तो साम देन दाम देन दान धन जो भी मैं करना चाहता हूं मैं करूंगा। और कुछ लोग तो एक्चुअली में यही करना चाह रहे हैं। दे वांट टू मोबिलाइज द यूथ, दे वांट टू मोबिलाइज द क्राउड फॉर देयर ओन पर्पस। सही और गलत, आप गलत चीज को भी, शब्दों का ही तो खेल है कि आप शब्दों के खेल से गलत को सही और सही को गलत कर सकते हो। किसी का वध करना एक कत्ल है, एक मर्डर है, एक क्राइम है। ये एक सोच है और इसी सोच को बदल दीजिए। हमने गुड को जिताया है, वो एक इवल था, हमने उसको हराया है। That's the other way to put it across। और जो व्यक्ति उसको सुन रहा है, हमने उसकी सोचने समझने की क्षमता को तो पहले ही कम कर दिया है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है क्योंकि हम अपने आसपास ही देख रहे हैं। इनफैक्ट बीइंग इन इंडिया आई कुड से कि हमारे आसपास के कंट्रीज या फिर हमारे नेबरिंग, हम बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में है। तो हमारा एफर्ट ये है कि हम ये समझें कि आपके कॉलेज के लीडर्स, यूनिवर्सिटीज के लीडर्स, आपके नेताएं जो सब आपको बता रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो सच है। तो मैम, बेसिक चीज आपने सही बोला कि ये सारी चीजें माँ के गर्भ से शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब तो नहीं हुई शुरू। वो बच्चे बड़े हो गए, अब वो एक सर्टेन स्टेज पे हैं, वो जवान हैं, वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। अब क्या करें? क्वेश्चन ये है कि वापस कैसे आए ट्रैक पर, ताकि हमारा आगे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट द वर्ल्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर। देखिए, अगर हमारी सोच में ये बात आ जाती है कि हमें कुछ करना है, वी आर लूजिंग ऑन टू द इमेंस पोटेंशियल which lies in the youth। हम यूथ की पावर का एहसास कर रहे हैं और यूथ की पावर को पॉजिटिवली चैनलाइज करने की इच्छा रखते हैं, then the game is half begun and half done। ये एहसास ही कितनों में है? पहले तो यूथ की पावर को चैनलाइज करना है, लेकिन किस में करना है, किस लिए करना है? तो each and every one of us, if we can actually think, और चलिए मैं कहती हूं कि वो तो नहीं सोच रहे जो लीडर बन गए हैं, लेकिन जो इसके ऊपर अपनी लीडरशिप तय करना चाह रहे हैं, हम उन बच्चों को जो कि किशोर अवस्था में, इस वक्त अगर हम किशोर अवस्था को समझना चाहें तो रिसर्च स्टडीज बतला रही हैं कि किशोर अवस्था का आगाज तो 8-9 साल की उम्र में हो गया, बट इट कंटिन्यूज एज लेट एज 25-26। तो एडोलेसेंट चेंजेस वहां जाके कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब कि इस दौरान 8-9-10 साल की उम्र से लेके 25-26 साल तक की उम्र में उसका इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है और पहले होनी शुरू हो जाती है, और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे बाद में होती है। इसीलिए द चाइल्ड, the youngster, the adolescent, the teenager, the college goer is falling prey to their ideologies, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बड़ा आसान हो गया। और वैसे भी इमोशनली वॉलेटाइल हैं ये बच्चे, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस इमोशनल डेवलपमेंट में रेगुलेटरी मैकेनिज्म आना है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, वो अभी धीरे धीरे हो रही है। ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की अचीवमेंट का प्रोसेस है, इसकी टाइमलाइन को शायद उन्हें बेहतर समझ में आ गई है। और द पेडागोजी एक्सपर्ट्स, द parenting experts will have to understand this and provide empower the parents and teachers with
alternative strategies to help children learn to think more critically. और उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन उन्हें अपने आप को चैनलाइज करना, डाइवर्ट करना नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, अव्वल बनना है तुम्हें, ये तो सब मुझे कह रहे हैं, लेकिन अव्वल बना कैसे जाता है ये कोई नहीं बतला रहा। सो हम जब बच्चों से कहते हैं अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखो, गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं करते हैं, शांति रखो, आवेग में मत आओ, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सरमन्स नहीं चाहिए उन्हें तो तरीका चाहिए कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है उस चीज में जो मैंने नहीं की, और आप कहते हैं मैं चुपचाप बैठा रहूं, मैं चुपचाप सुनता रहूं। और अगर मुझे चुपचाप सुनना है तो कैसे सुनना है? मेरे भी तो एड्रेनल रश आ रहा है, हाउ डू आई चैनलाइज दैट रश? और मैं कब बोलूं अपनी बात को? तो बहुत जरूरी है कि बच्चों में संयम पैदा हो। बच्चों में संयम कैसे होगा? जब बच्चे बड़ों को संयम लेते हुए देखेंगे, मर्यादाओं को पालन करते हुए देखेंगे, पॉज लेते हुए देखेंगे कि ये पॉज है। वो तो बच्चों को कौन दिखा रहा है? कहां घर में कहां पॉज हो रहा है? खाना मतलब डाइनिंग टेबल पे सब बैठ गए, वैसे तो ये भी बहुत बड़ी ही एक डिफरेंट सी चीज होगी, बड़ी इनक्रेडिबल सी चीज होगी, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा बैठ के खाना खा रहा है। ये भी आजकल हमें नहीं दिखता, रेयर होता चला जा रहा है ना। तो चलिए वो रेयर चीज आपके घर में हो रही है, और खाना जब टेबल पे माँ लगा देती है वो भी रेयर हो गया कि माँ खाना लगाती है। जिसने भी लगाया सारा परिवार बैठ गया खाना खाने के लिए, और बच्चे ने कहा या बड़े ने किसी ने कह दिया, ये क्या बना दिया आपने, ये तो मुझे नहीं खाना, ये तो मैं नहीं खाता, रुको 10 मिनट मैं कुछ ऑर्डर करता हूं। कहां है संयम? कहां है पॉज? कहां है कंसिडरेशन फॉर द पर्सन हु हैज कुक्ड फूड? कहां है ये एहसास कि ये खाना जाया जाएगा? अरे फ्रिज में रख दो ना, कल खा लेंगे। कल कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। या आप ये कहेंगे कि हम अपने घर में जो हेल्पर्स हैं उनको दे देंगे। ये चैरिटी नहीं आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल चैरिटी नहीं हो। लोग अपनी सोच में से चैरिटी मान लेते हैं। जो चीज आपके काम की नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट इज अ गुड रिडेंस दैट यू आर डूइंग। तो मैम ये छोटी छोटी चीजें एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी को और एक लीडर को सही पहचानने में कैसे हेल्प करेंगी? मतलब अगर मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे ये सोचूं कि मुझे ये चेंजेस आज इम्प्लीमेंट करने हैं, अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने हैं, सो हाउ डू आई इवन गो अबाउट इट? एक तो ये हो गया, चलिए छोटे बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन जैसे बड़े हो गए, टीन्स हो गए या कॉलेजेस में, वो ऑलरेडी इन दिस स्टेज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड मैनिपुलेटेड, व्हाट इज दैट वन थिंग जो वो खुद करना शुरू कर सकते हैं? देखिए, वो खुद कुछ भी करने से पहले उन्हें खुद क्या करना है ये बतलाया जाएगा ना। तो कोई होना, मैं चूंकि 2-3 यूनिवर्सिटीज से जुड़ी हूँ, मैं वहां जाती हूँ, बच्चे मेरे पास आते हैं, हम बैठ के बातें करते हैं। चिल्ड्रन एक्चुअली, मैं उन बच्चों को भी बच्चे ही कह रही हूँ जो 21 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र के हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि PhD कर रहे हैं। उन्हें पहले तो कोई चाहिए जो उन्हें सुने बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के। उन्हें ये एहसास हो कि मुझे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, लेकिन आंका नहीं जा रहा, जज नहीं किया जा रहा। मैम कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मेरी सोच कितनी छोटी है, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं बहुत गंदा हूं। दे चेक मी लाइक दिस एंड आई ऑलवेज हैव टू रिमाइंड देम कि बेटा मेरा काम आपको सुनना और समझने की कोशिश करना है। और यहीं पे बच्चा जब वनरेबल होता है, जब सोचा कि मैं कहीं कम हूँ, और एंड दैट इज योर वनरेबल पॉइंट, जहाँ किसी लीडर जो सही नहीं उसने आपको एक्सप्लोर कर लिया, दैट इज द पॉइंट। जो आप देखिए कि फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा ना, सिलेक्शन होना है 4 लोगों का, तो वो 150 में से कोई 4 जाएंगे और बाकी 146 रह जाएंगे। लेकिन वो 146 के साथ घोर अत्याचार हो गया, वो 146 के साथ भेदभाव हुआ। इट्स द वे वी प्रेजेंट द नैरेटिव ना। सो जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली एंड अंडरस्टैंड दैट द रियलिटी इज डिफरेंट एंड द नैरेटिव इज डिफरेंट। Absolutely. अगर मैं एक धर्म को बिलोंग करता हूं या करती हूं, मैं दूसरे धर्म के ग्रीटिंग का इस्तेमाल कर लेती हूं,
तो क्या मैं अपने धर्म में मेरा विश्वास कम है? ये एक नैरेटिव हो सकता है। दूसरा नैरेटिव ये है कि मैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ अपने एक रिश्ते को मजबूत करना चाह रही हूं, जो फासला है उसको कम करने की कोशिश का प्रयास करते हुए मैंने उनके तौर तरीके से ग्रीटिंग किया, तो ये दूसरा नैरेटिव होगा। अब बच्चे के सामने कौन सा नैरेटिव लाया जाता है, किस नैरेटिव को हम रीइंफोर्स करते चले जाते हैं, ये तो अब जो उसके सामने व्यक्ति है वो उसकी काबिलियत होगी। लेकिन बच्चे सोच सके that if one leader is speaking to me, speaking with us, he or she is giving his peace of mind. It is his opinion. Right. Likewise, I can also build up my own opinion, which may be in line with that person's opinion or be contrary to that person's opinion. वो कहते हैं ना, we agree to disagree cooperatively, कोलैबोरेटिवली। बच्चों का के अंदर एक साउंड वैल्यू सिस्टम, सही और गलत की पहचान, तो उनके अंदर के कंपस को हमें नर्चर करना है। जैसे जैसे उनके कंपस की नर्चरेंस होती चली जाएगी, वो सही और गलत की पहचान को पकड़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मुझे जहां तक लग रहा है ये लाइन बहुत जल्दी ब्लर हो रही है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगी। हम उतना पेस पकड़ नहीं पा रहे हैं, सही बताएं तो, एंड दिस इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन एनी बॉम्ब, आई वुड से। ये इट इज मच डिस्ट्रक्टिव। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि एज एजुकेशन सिस्टम, और मैं ये भी इधर कॉल आउट करना चाहूंगी, क्योंकि जो जैसे आपने बोला कि सही क्या है गलत क्या है वो भी बच्चों को कोई बताएगा, उसको बताने के लिए आई थिंक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, वो भी अभी वेल इक्विप्ड नहीं है। आई डोंट थिंक दे आर वेल इक्विप्ड, नीदर द इंस्टीट्यूशंस नॉर द एजुकेशनिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज की डेट में ये चेंजेस मैंडेटरी हो जाने चाहिए, नहीं तो हम बर्बादी की राह पर ही हैं। आई मीन वी एक्चुअली डोंट हैव टाइम कि आप बहुत समय स्पेंड कर दें, क्योंकि आज की एज में जो बच्चा पैदा कर रहा है उसके लिए एआई इज अ रियलिटी। वो थोड़े दिन बाद बड़े होकर के बोलेगा कि आप क्या बात कर रहे हो, सही तो है ये, क्योंकि उसका तो विजन है, बॉर्न इन दैट एरा एंड ऑल। अगर आपने सही की परख नहीं सिखाई कि बेटा दिस इज ह्यूमन, दिस इज मशीन, दिस इज एआई, तो कैसे समझेगा? तो आपको क्या लगता है कि आज करना है? देखिए तो स्मृति, ह्यूमन एंड मशीन, मैं ये कहती हूँ कि ये मशीन को, मशीन लफ्ज हटा के ह्यूमन लाइक है, क्योंकि हम इन मशीन्स को प्रोपोगेट क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन लाइक है, इंसान के जैसे सोचती है, इंसान के जैसे कंपनी दे रही है। तो ह्यूमन और ह्यूमन लाइक का अंतर बच्चे को समझना है ना। क्या पूछा जाता है चैट जीपीटी से? आई एम फीलिंग सैड, ओ यू कैन डू दिस, ओ यू कैन डू दैट, आई थिंक ही इग्नोर्ड मी, यस यू आर थिंकिंग राइट। तो मेरे को रीइंफोर्समेंट मिलती जाएगी, तो मेरा इतना सा गम उस रीइंफोर्समेंट से इतना हो जाएगा, इतना मेरा गम बढ़ेगा कि मेरा दम निकलेगा, क्योंकि मेरा हमदम मेरा दम निकालने के लिए मेरी बात में हाँ से हाँ मिलाता चला जा रहा है। तो ऐसे हमदम नहीं चाहिए ना हमें। तो हमें बच्चों के साथ बैठ के ये वार्तालाप करने होंगे ना कि ह्यूमन और ह्यूमन लाइक में अंतर है। जो ह्यूमन होगा वो नरम और गरम दोनों तरह के एहसास देगा। मैं अक्सर इस बात का विवाद करती हूँ कि जब माँ बाप मुझसे कहते हैं आज के बच्चे को आप कुछ भी नहीं कह सकते, भाई हमें कहने का कौशल आना चाहिए ना। जब हम उन्हें बेपनाह प्यार दे सकते हैं, उनकी बातों को, उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं, वहीं पे हमें देखना है कि प्यार के कई रूप और स्वरूप होते हैं। तो जब कभी एक माँ बच्चे को किसी चीज के लिए मना करती है, वो भी तो उसके प्यार का ही स्वरूप होता है। बच्चे को इन चीजों का एहसास होगा तो वो नरम और गरम प्यार को समझेगा, तो वो ह्यूमन कनेक्शन से ह्यूमन लाइक कनेक्शन की तरफ कम बढ़ेगा। बहुत जरूरी है आज के दौर में बच्चे को एक कॉम्पिटेंट, फेयर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, स्टेबल, डिपेंडेबल व्यक्ति एज अ रोल मॉडल नजर आए। अप्रोचेबल आपने बहुत बड़ी बात की। आई थिंक ऐसे रोल मॉडल दिख जाएंगे, बट बीइंग अप्रोचेबल इज अ बिग थिंग। और वो मेरे जैसा है, वो हम जैसा है, वो हम में से एक है। आई थिंक तब तार जुड़ते हैं लीडरशिप के और तब चेंज होता है, तब विश्वास बढ़ता है। आप कहते हैं ना कि आप मुझे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी,
ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप होल बॉडी लिसनिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ। आपकी आंख, आपकी भवें, आपके कान, आपका हर अंग उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है कि उसकी निकली हर वेवलेंथ आप तक जा रही है, तो उस व्यक्ति को पूर्णता एहसास है ना। कुछ लोग अपने शब्दों से ऐसे मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, उनकी बातें सुनो तो ऐसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। यस, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन उस श्रेणी के लोगों की बातें सुनने के बाद वो मजा तो मिल गया, वो विचारधारा मुझे फॉलो करने लायक लग रही है, या मैंने मान लिया कि अब तो मैं भी ये करूंगा। उसमें कितने फैक्ट्स हैं, कितने लॉजिक्स हैं, कितनी लॉजिकल रीजनिंग दी जा रही है, कितनी रिसर्चेस उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट एट आवर डिस्पोजल। तो जो बात हमें कही जाती है, सुनाई जाती है, क्या हम उसको कहीं ना कहीं वैलिडेट करते हैं, उसके ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं? That's where the critical thinking comes into play. जो कि कहीं ना कहीं दबा दी जाती है, कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। तो गीतांजलि मैम, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जैसे मैंने भी बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा, या फिर आई वाज आल्सो इन द सेम सिचुएशन एट दैट एज, कि आपके पास दोनों ही पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आपको कहीं ना कहीं इंटरनली पता होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, लेकिन क्या हो जाता है कि जो मेरे लिए इजी है ना, ग्रास्पिंग है, जो बहुत ही ऐसे लग रहा है चटपटा टाइप्स, तो हम बोलेंगे उस चीज को, हम बोलेंगे माय लाइफ माय रूल्स, है ना, अब मैं करूंगा। अब जहां पे वो चीज सही आ गई तो ना लाइफ अप्लाई होती है ना रूल्स अप्लाई हो जाती है। तो व्हाई टू दी नॉट वेरी गुड थिंग्स एग्रेसिव ब्लड उसकी तरफ, जिसको हम हॉट ब्लड बोलते हैं आज की डेट में, उसकी तरफ क्यों अग्रसर हो जाता है? दोनों ही पर्सपेक्टिव है, दोनों ही रास्ते आपके सामने हैं, लेकिन आप उसकी तरफ क्यों खींचे चले जाते हो कि जो आपको बोल रहा है कि भाई विच इज नॉट साउंडिंग वेरी गुड, या फिर यहाँ चले जाओ, ये तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। नॉर्मल भी देखे कॉलेज में लड़ाइयाँ हो जाती है जाकर के, रिस्ट्रेंट वाला पार्ट क्यों नहीं दिखता कि बात की जाए, समझ लिया जाए क्या ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था, जो आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की। इसमें ना मुझे स्मृति तुम्हारे सवाल में कई सारी वजहें समझ में आती हैं। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस युवा पीढ़ी के साथ। एक तो एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर मोर कंफर्टेबल इन ग्रुप्स। हम अकेले रहने के लिए नहीं बने, हमें लोगों के साथ भीड़ का हिस्सा बनने में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। सो हम अक्सर गलत टर्न ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने आगे 10 गाड़ियां उस तरफ जाते देख रहे होते हैं। साइन बोर्ड को भी इग्नोर कर देंगे, पर क्योंकि 4 गाड़ियां मुड़ी तो मैंने भी मोड़ ली। ब्यूटीफुल एग्जांपल है ना, 4 गाड़ियां उधर मिली तो वो ठीक होगा। हाँ, ठीक होगा। सो एक सेंस ऑफ एश्योरेंस मिलती है, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। सो कई बार तो इस वजह से ये चीजें आती। अब फैशन कैसे आता है? डिसाइड करता है कि इस तरह का ट्राउजर होगा। कहीं पर ऑटम कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन में कोई रोल मॉडल जो है, कोई मॉडल रैंप पे वॉक करके ये फर्शी सॉरी आई एम नेमिंग अ स्टाइल, मतलब किसी भी तरह के स्टाइल का एक हम नमूना देख लेते हैं। तो फिर वो नमूना जब हमने देखा तो फिर हमें लगा कि चलिए आई शुड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इट इन माई एरिया। इस तरीके से फैशन आने लग जाते हैं, है ना। तो स्ट्रेंथ इन नंबर्स, मुझे एश्योरेंस है, मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, कंफर्ट है, अलग थलग नहीं दिखूंगा। लीडर जो होगा वो अलग थलग दिखना चाहेगा। वहां आता है करेज। करेज की कमी है। अब करेज की कमी है भी और नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे लोग लीडरशिप को इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने बेनिफिट के लिए। तो करेज तो कर रहे हैं, डेयर तो कर रहे हैं, लेकिन वो लीडर जो किसी की समस्या का समाधान लेकर लीडरशिप अपनी अप्लाई करता है, लेकिन वो जो समस्या का समाधान है उसमें मॉरल कंपस को कितना लगाया जा रहा है। अब चूंकि ये जो यंग ब्लड है, इनकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन रेगुलेशन इनको करना नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम इन्हें हॉट ब्लड कह रहे हैं। Absolutely. तो इस हॉट ब्लड को ल्यूक वार्म होने तक का जो प्रोसेस है, उससे गो थ्रू तो कोई करा ही नहीं रहा। अब हम कहते हैं टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए ये एक आ गया कि आज के बच्चे को डांट नहीं सकते,
रिप्रिमांड नहीं कर सकते जी, कुछ भी कह नहीं, ऊंची आवाज में भी बोल नहीं सकते, तो हम इतने फ्रेजाइल बोन चाइना क्रॉकरी की तरह बच्चों को बड़ा करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो मैम अगर किसी लीडर ने कुछ बोल दिया ज्यादा तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। बच्चे तो हरास्ड फील करते हैं। अब आज का बच्चा घर में भी कह देता है, मॉम यू रेज योर वॉइस सो मच, इट इज हरासिंग, आई फील हरास्ड। अब और देखिए भारत की विडंबना देखिए कि यहाँ पर ऐसा बच्चा भी पल रहा है और ऐसा बच्चा भी पल रहा है जिसकी माँ वो कहते हैं ना, पत्थर को पीटते पीटते भी लल्ला लल्ला बोलती है, और उतनी जोर से बोलती है कि लल्ला चला आता है कि देखिए 2 बिस्किट मुझे कोई दे गया, तू खा ले। सो इतनी स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट के वाले देश में हम लोग सब पल बढ़ रहे हैं। इसमें जो चीज कहीं पर कमजोरी समझी जा रही है वो दूसरी जगह पर स्ट्रेंथ है। वो क्यों है ये चेंज? क्योंकि उसको अप्लाई कहाँ किया जा रहा है, उसके पीछे के सर्कमस्टांसेस क्या है। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन सिखाया जाए। वो बगीचे में एक फूल को देखें और लपक के उसको तोड़ लें। शादी ब्याह में लोग जाते हैं ना, आप लाखों की फ्लोरल डेकोरेशन कराते हैं और 2 बच्चे हैं वो खेलते खेलते यूं हाथ मारते हैं और पूरे सब खराब कर देते हैं। बैलून्स की डेकोरेशन बर्थडे पार्टी में कराएं, मजा ही फोड़ने का आता है। yes. अभी तो केक कटा भी नहीं और हमने फोड़ दिया, जितने फोड़े उतने जोर से हम हंस दिए, और माँ बाप भी खुश होते हैं, कभी खिसियाते भी, एम्बैरस भी फील करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। So that's where the child can learn a small lesson on emotional regulation. I remember my own childhood when my grandmother used to hold my hand and take me to a park for a walk, and we used to look at the flowers, and I used to marvel at the shades of the colors in the petals. एक गुलाब का फूल की पंखुड़ियों में भी उसके गुलाबी रंग के शेड्स नजर आते थे, कैसे हल्के गुलाबी से गहरा गुलाबी हो रहा है और कैसे सफेद के अंदर गुलाबी टिंज आती है अंदर की बड के अंदर। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू स्टैंड एंड लुक एट द फ्लावर एंड डिस्क्राइब द शेड्स ऑफ दैट फ्लावर टू माय ग्रैंडमदर, एंड शी यूज्ड टू से अजब कुदरत, अजब कुदरत। एंड दैट वाज माय फर्स्ट सेंस ऑफ मार्वल, एंड आई रिमेंबर टेलिंग हर, इसको तोड़ लूं, घर ले चलें? तो शी सेड मन कर रहा है? तो आई सेड हाँ कर रहा है। तो शी सेड क्या करेगी घर ले जाके? आई सेड फ्लावर वॉज में लगा देंगे। कितने दिन चलेगा? चलेगा? यहाँ तो हम कल भी देखने आ सकते हैं, परसों भी देखने आ सकते हैं, वो अच्छा नहीं होगा। सो समवेयर appreciating something and not wanting to possess anything what I like. That's so beautiful, me. Appreciating, liking something and not possessing it. Yes. Yeah. So those lessons, where are they? Because that time we had time to stand and stare. There was so much of pause in our life. थम जाओ, मुझे क्रक्स बस यही समझ में आ रहा है कि थमना जरूरी है, उस पल में जुड़ना है। जो भी है बस यही एक पल है। और वो कहते हैं ना कि अल्फाज के कायल तो हम भी हैं, लेकिन अल्फाज से भी ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो लहजा होता है। यस, अल्फाज से जरूरी लहजा होता है। बहुत सुंदर बात है। अब मुझे पसंद आ रहा है, मेरा मन कर रहा है उसको लेने के लिए, मुझे डांटा फटकारा नहीं गया, मेरी पसंद को एक्नॉलेज किया गया, वैलिडेट किया गया, और फिर लहजे ने मुझे ठहरने के लिए बोला। अल्फाज से भी ज्यादा लहजे ने बोला, will it be worth it? Will it be worth it? Ask that question. Will it be worth it? Will it be worth it? Yes. So as a young child of 13 years of age, perhaps I learned this lesson, which now I'm able to appreciate at 56. Absolutely. Such a brilliant lesson. और वो किसी किताब में नहीं, कुछ नहीं, देख के ऑब्जर्वेशन में घर से मिल गया, और जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आज तक आपको याद रहा, बिकॉज यू वर कनेक्टेड टू इट। वरना शायद याद नहीं होता। ऐसे तो रोज बहुत कुछ, कल भी क्या हुआ शायद मैं याद ना कर पाऊँ। यही तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, जिसकी बात पेडागोजी में आज कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गुणगान में हम कहे जा रहे हैं, वेयर इज द एक्सपीरियंस। हर स्कूल कहता है नेचर वॉक, हर स्कूल कहता है प्ले लर्निंग। वो 7 स्टफ टॉयज आपने अपनी क्लासरूम में रख दी और प्लेफुल लर्निंग हो रही है, जहां पर आप बच्चों को अलॉट कर रहे हैं टॉय। क्यों ना बच्चा खुद कोई चीज से खिलौना बनाए
2 आइसक्रीम स्टिक में कुछ भी ऊन, धागा, प्लास्टिक का लिफाफा लपेट के खिलौना बनाए, उस खिलौने का नाम रखे। मेरे ऑफिस में जब छोटे बच्चे आते हैं तो वीव गॉट टॉयज, सो आई लीव दैट bunch of toys in that basket and ask them to pick up any one of them. वो इसको क्या नाम देना चाहते हैं, वो इसको ये नाम क्यों दे रहे हैं, वो इसका कोई रंग बदलना चाहते हैं. I have small pieces of tatters, little bit of knick-knack things. They do want to use it and change the shape of that toy. So बच्चे को वो फ्रीडम का एहसास भी तो चाहिए ना, where the child feels that he and she has a certain amount of freedom to create. Absolutely. तो उसको अपने होने का एहसास होता है, अपने पोटेंशियल का एहसास होता है. ये जो पोटेंशियल का एहसास है ना, उसके मान और सम्मान के लिए भी बड़ा जरूरी है, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है. और जिस बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्दी रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम बनती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाती है. बरगलाना आसान नहीं रहता ऐसे लोगों को. बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच. आई थिंक मैं इस चीज पे आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि मैम ने भी बोला है कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट. जहां रुकेंगे वहां चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं. You all are the future of not just this country but the entire world. आप रुकेंगे, थमेंगे, तब आगे कुछ बनेंगे. अगर रुके नहीं, थमे नहीं, तो फिर सब बिगड़ जाएगा. So it's very important कि जब एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होंगे तब होंगे, लेकिन आप थमना सीखें, रुकना सीखें. चीजें आई थिंक नेचर का अपना तरीका है, चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं. मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू. क्लोजिंग स्टेटमेंट में बस मुझे एक छोटी सी कपलेट ही याद आ रहा है, जो शायद मेरी पर्सनालिटी का बिलीफ में एक मेरा बिलीफ पैटर्न भी है कि हुनर झुकने का मुझे भी आता है, पर हर दर पे सजदा करूं ये मुझे मंजूर नहीं. वाह, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटिफुल सेशन अगेन. एंड आई एम श्योर इधर जो हमारे सुन रहे हैं दर्शक, वो बहुत ही इस चीज से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने ली होगी. एंड यू विल चूज द राइट डायरेक्शन. Very, very important. Thank you so much, Smriti, for inviting me to your show. थैंक यू मैम.